नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई ने अपने ओहदे पर फाइज होते ही एक जामे और पुरअसर खिताब दिया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ दाखिली सियासत और कौमी जज्बे को मजबूत करने बल्कि आलमी सतह पर ईरान की ताकत और मौक़िफ़ को वाज़ेह करने की कोशिश की है। उनके इस बयान में बार बार दुश्मन को शिकस्त देने के अज़्म का इजहार किया गया है, जिससे जाहिर होता है कि नई क़यादत ईरान की स्ट्रेटेजिक और अस्करी पॉलिसी में सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए तैयार है। मुश्तबा ख़ामनेई ने अपने ताज़ा खिताब में आवाम की हिमायत की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि बग़ैर अवाम के उनकी कोई अहमियत नहीं, जो दाखिली यकजहती और कौमी इत्तेहाद को बढ़ाने के साथ साथ हुकूमत की मकबूलियत को भी तक़वियत देता है। सुप्रीम लीडर ने ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल का जिक्र भी किया, जिससे ये वाज़ेह होता है कि ईरान ख़ित्ते में अपने जोग्राफियाई फ़वाइद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। अब उनका ये बयान कई लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ खत्ते में इक़्तिसादी और सियासी दबाव बढ़ाने के लिए बल्कि आलमी तेल की मार्केट पर ईरान के असर रसूख को भी उजागर करता है। इसके अलावा उन्होंने शहदा के खून का बदला लेने और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के इम्कानात की धमकी दी है, जो ईरान की अस्करी हिकमत अमली में सख्ती और जारहाना रवैये की अक्कासी करती है। यह बयान बैन अल-अक़वामी बरादरी के लिए एक इंतबाह भी है कि ईरान अपनी दिफाई और जारहाना पॉलिसी में पीछे नहीं हटेगा। अब आलमी सतह पर इस खिताब के असरात वाज़ेह हैं। ईरान की नई क़यादत के सख्त मौक़िफ़ से अमरीका और इसके इत्तेहादी मोहतात हो जाएंगे, जबकि खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी और आलमी तेल की कीमतों पर मुमकिन असरात पैदा हो सकते हैं। मजमूई तौर पर मुश्तबा ख़ामनेई ने अपने पहले खिताब में न सिर्फ ईरान की दाखिली और अस्करी ताकत बल्कि आलमी सियासत में इसके असर व रसूख को भी वाज़ेह करते हुए दुनिया को पैगाम दिया है कि ईरान एक मजबूत, मुत्तहिद और पुरअज़्म कौम है, जो अपने मफादात और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम करने को तैयार है। अब दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी सिर्फ फ़ौजी महाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये तनाव आहिस्ता आहिस्ता मुआशी जंग की शक्ल इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। जैसा कि हालिया इत्तलात के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरान के बैंकिंग निज़ाम को निशाना बनाने के बाद ईरान ने भी जवाबी हिकमत अमली के तौर पर खित्ते के मालियाती इदारों और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हदफ बनाने का इंदिया दे दिया है। अगर ये कशीदगी इसी समत में आगे बढ़ती है तो इसके असरात सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता और आलमी मईशत को अपनी लपेट में ले सकते हैं, क्योंकि अब जदीद जंगें सिर्फ मिसाइल्स और टैंक्स से नहीं लड़ी जाती, बल्कि माशी निज़ाम को मफलूज करना भी जंगी हिकमत अमली का हिस्सा बन चुका है। जब किसी मुल्क के बैंकिंग निज़ाम या मालियाती नेटवर्क को निशाना बनाया जाता है तो इसका मतलब सिर्फ चंद इमारतों को नुकसान पहुँचाना नहीं होता, बल्कि इसके ज़रिए पूरे माशी निज़ाम को हिला देना होता है। यही वजह है कि इसराइल की जानिब से ईरान के मालियाती इदारों को निशाना बनाने की खबर ने पूरे खित्ते के मालियाती इदारों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है, और ईरान ने इस कार्रवाई के जवाब में वाज़ेह इशारा दिया है कि वो भी खित्ते के अहम मालियाती मराकज़ को निशाना बनाएगा। अब देखा जाए तो खलीजी ममालिक इस हवाले से ख़ास तौर पर हसास हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद बड़े मालियाती मराकज़ न सिर्फ इलाकाई तिजारत बल्कि आलमी सरमायाकारी के लिए भी इंतहाई अहमियत रखते हैं। लेकिन अब इसी खदशे के पेश नज़र खलीजी खित्ते के कई बड़े बैंक्स और मालियाती इदारों ने अपने दफातर बंद करके मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की हिदायत देना शुरू कर दी है। ये इकदाम बज़ाहिर एक हिफाजती कदम है, लेकिन इससे ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि मालियाती इदारे किस हद तक मुमकिन ख़तरात को संजीदगी से ले रहे हैं। खलीजी ममालिक की मईशत बुनियादी तौर पर तवानाई की बरामदात, मालियाती खदमात और बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी पर कायम है। अगर खित्ते के मालियाती इदारे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं तो फिर इसका बराह रास्त असर कारोबारी सरगर्मियों पर पड़ सकता है, और बड़ी बैन अल-अक़वामी कंपनीज़ के लिए सबसे अहम चीज़ माशी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी होती है। अगर किसी खित्ते में बैंकिंग सिस्टम या मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर ख़तरे में नज़र आए तो फिर सरमायाकार फ़ौरी तौर पर अपनी सरमायाकारी रोक देते हैं या इसे महफूज इलाकों में मुंतकिल करेंगे। यही सूरत हाल अगर खलीजी ममालिक में पैदा होती है तो इसके असरात बहुत वसी हो सकते हैं। जैसा कि UAE और सऊदी अरेबिया इस वक्त मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े मालियाती और तिजारती मराकज़ में शुमार होते हैं। यहाँ दुनिया की बड़ी कंपनीज़ के इलाकाई दफातर मौजूद हैं और अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी जारी है। अगर जंगी सूरत हाल के बाइस बैंकिंग सिस्टम मुतासर होता है तो मालियाती इदारे गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होंगे, और ये सरमायाकारी के लिए भी बहुत डैमेजिंग होगा। सरमायाकारी रुकने का मतलब ये होगा कि तरक्याती मंसूबे सुस्त पड़ जाएंगे, नई मुलाजमतों के मौके कम हो जाएंगे और माशी सरगर्मियों में वाज़ेह कमी आ सकती है। खलीजी ममालिक की मईशत गो कि तेल की आमदनी से मजबूत है, लेकिन गुज़श्ता दहाई में इन ममालिक ने अपनी मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है। सयाहत, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स जैसे शोबे इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। ऐसे में अगर खित्ते में माशी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है तो ये तमाम मनसूबे मुतासर हो सकते हैं। इस सूरत हाल का एक और अहम पहलू आलमी मईशत से जुड़ा हुआ है। खलीजी ममालिक सिर्फ इलाकाई मईशत नहीं बल्कि आलमी तवानाई और मालियाती निज़ाम में भी कलीदी किरदार अदा करते हैं। दुनिया की बड़ी सरमायाकार कंपनीज और मालियाती इदारे खलीजी खित्ते में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अगर उन्हें ये एहसास होने लगे कि खित्ता माशी और सिक्योरिटी लिहाज से गैर महफूज हो रहा है तो वो अपनी सरमायाकारी रोक सकते हैं।
या फिर इसे दूसरे खित्तों में मुंतकिल कर सकते हैं, जिसके असरात आलमी सतह पर भी महसूस किए जाएंगे। ये बदलती हुई सूरत हाल है, डेवलपिंग सिचुएशन है, इस पर बात करेंगे इस वक्त शकील रामे साहब, माहिर इक़्तिसादी अमूर है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शकील रामे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है और ख़ास तौर पे जो सिचुएशन जैसे डेवलप हुई है उसमें मुश्तबा खौमनाई का जो रीसेंट स्टेटमेंट है जो रीआइटरेट कर रहा है कि वो किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है और आबनाए हुर्मुज़ को एक जोग्राफिकल जिस पोजीशन के ऊपर है उसको स्ट्रेटिजिकली यूज़ करने की इस वक्त अहलियत भी रखते हैं और करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, और बहुत सारे स्टेक्स हैं ज़ाहिर है ग्लोबल इकॉनमी के भी इससे। तो अगर इसी तरह से रेजिलियंस का मुजाहरा करते रहते हैं और फिर दूसरी तरफ से जो इजराइल ने मालियाती निज़ाम को चोक करने की बात की, तबाह करने की बात की और रिस्पॉन्स में ईरान भी बात कर रहा है, तो ये बैन अल-अक़वामी मईशत के लिए किस हद तक ख़तरनाक होगा, इसके क्या रिपरकशंस देख रहे हैं आप? जो आपने 3-4 मसाइल की निशानदही की है, एक तो ये है कि जो जोग्राफिकल एडवांटेज है उसको ईरान यूज़ कर रहा है। देखिए ये तो उसने यूज़ किया है मगर वो अपने अपोनेंट्स के लिए यूज़ कर रहा है। इसमें जो उनके फ्रेंड्स हैं लाइक चाइना, रशिया या जो दूसरे ममालिक कि जो इस किसी तरह भी इसका ऐसा नहीं है, उनके लिए उसने ऐसी कोई कदगन नहीं लगाई। तो ये एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ आपने जो बात की है बैंकिंग सिस्टम की, देखिए अगर ईरान का जो स्टेटेड पॉलिसी है वो ये है कि जहाँ से जो कि रीजन में जिस अड्डे से उनके ईरान पे हमला होगा वहाँ पर रिटेलिएट करेंगे। तो ये जो उनके बैंकिंग सेक्टर पे हमला हो रहा है वो इज़राइल से हो रहा है, ना कि खित्ते से हो रहा है। अगर जो खित्ते से हो तो वो अपनी पॉलिसी को बेशक फॉलो करेंगे, मगर अगर उनके खित्ते में से उनके बैंकिंग सेक्टर पे हमला नहीं हो रहा और वो खित्ते में ही जो दूसरे ममालिक के साथ, या जिस तरह आपने बात की या यूएई की, सऊदीया की, कतर या कौन भी और ममालिक उन पे हमला करता है या उनके सिविलियंस पे यानी कि साइड्स पे हमला करता है, तो ये क्या कहती है ईरान का जो उनका पॉलिसी है उससे डिपार्चर होगा, जो कि उसने अभी तक मेंटेन किया कि हम सिर्फ वहाँ रिटेलिएट करते हैं, यहाँ से हम पे हमला होता है। अगर ये इस पर डिपार्चर होगा तो इसके यहाँ पर उनको जो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं उसमें नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो एक मुस्लिम कंट्रीज़ में जितना भी है या रीजन है या बाहर, वहाँ पर एक सेंटीमेंट था चलो जो हमला हो रहा है वो उन्हीं साइड्स पे हो रहा है जहाँ से उन पे हमला हो रहा है, तो उनके जो सेंटीमेंट सब के सब ईरान के साथ है। तो इन सेंटीमेंट्स को भी दचका लग सकता है अगर ईरान अपनी इस पॉलिसी से डिपार्चर करता है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम पास्ट में देखें तो ईरान का जो मेजर बिजनेस हब रहा है जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए वो यूएई रहा है। अब मुझे नहीं पता कि अब उसका क्या स्टेटस है, क्या अभी भी वही उनके लिए ट्रांजैक्शन करता था, अगर उसको भी हमला करते हैं तो फ्यूचर में क्या वो दोबारा उसको ट्रांजैक्शन क्या उसको हब बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तीसरी बात जो है कि जिसके बाद जो कि आप बात कर रहे हैं कि इसके एक्सपेंशन वार की यानी कि एक्सपेंशन भी हो सकती है रीजन में। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जिसको हमें बेसिकली मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। जो कि चाइना की हम बात करते हैं, जिस पे अभी जो हम सारी दुनिया बात करते हैं जी चाइना सपोर्ट कर रहा है या रशिया सपोर्ट कर रहा है, या इस तरह 2-3 ममालिक की जब बात करते हैं तो चाइना का 54% जो क्रूड ऑयल है वो रीजन से आता है, मिडल ईस्ट से। अगर ईरान इस पे इंसिस्ट करता है पूरे खित्ते को यानी कि उसकी लपेट में आ जाता है क्या कहते हैं कन्फ्लिक्ट में, तो चाइना ने अगर सिर्फ हरमोज़ यूज़ नहीं करनी, उसने वहाँ से क्रूड ऑयल भी ख़रीदना है। अगर वहाँ ममालिक पे यहाँ पर अब जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उन पर अगर क्रूड ऑयल में प्रोडक्शन पे मसाइल होते हैं तो ईरान को हरमोज़ का क्या फ़ायदा, इससे एक चीज़। दूसरी बात यह है कि यही यहाँ से जो है दुनिया में यूरिया की भी बहुत बड़ी ट्रेड होती है, फास्फोरस की भी बहुत बड़ी ट्रेड होती है। ये दोनों वो चीज़ें हैं कि जो कि खाद बनाने के काम आती हैं। अगर खाद का यानी कि बिज़नेस भी मुतासर हो रहा है, अगर हम देखेंगे अगर ये सिचुएशन प्रिवेल करती है तो दुनिया में फूड सिक्योरिटी का चैलेंज भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आपकी जो मेजर जो खाद की यानी कि बनने की चीज़ें हैं वो वहाँ से आ रही हैं। तो ये जो चीज़ है ये एक जो अब जो मुझे लगता है जो मुझे जब आप बात करें ये इतना आसान नहीं होगा कि आप इस जंग को पूरा एक्सपेंड कर दें, क्योंकि आप जितने भी स्ट्रांग हो आपको अलाइज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आपके साथ लोग खड़े हों। आप देख लें, आप इंडिया या अमेरिका की बड़ी चीज़ देख लें, आप इज़राइल को देख लें, वो अपने आप को एक अपने आप को सुपर पावर समझता था, एक अपने आप को दुनिया का फाइनेंशियल गुरु समझता था। वो भी अब क्या कर रहे हैं, जब लोगों ने देखा कि नहीं ईरान के साथ ज़्यादती हुई है तो लोग ईरान के साथ खड़े हुए। इवन यूरोप में से तो अमेरिका की पोजीशन काफ़ी तक वीक हुई है। अब ईरान को भी उतना ही अब इन चीज़ों से सबक सीख के चलने की ज़रूरत है कि हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव थे हमने शो किया कि हम रेजिलिएंट हैं। और मुस्लिम कंट्रीज़ में जो मुस्लिम लोगों के क्या कहते हैं कि उनके सेंटीमेंट थे वो ईरान के साथ है। आप जिससे मर्जी पूछ के देख लें, चाहे वो शिया है वह चाहे सुन्नी है,
वो हम सुन्नी हैं तो हम भी उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो चीज़ें हैं कि ये एक बड़ा अहम एलिमेंट है कि आपने अपनी पब्लिक सपोर्ट को भी इंटैक्ट रखना है, ना सिर्फ ईरान में बल्कि मुस्लिम कंट्रीज़ में भी। और मुस्लिम कंट्री में एक तो जब ये रखेंगे तो आपकी मॉरल आपका क्या कहते हैं कि हाई होगा। दूसरा ये है कि जब वो रीजन में किसी तरह का इस्तेहकाम होगा तो जो आपके मेजर स्टेक होल्डर लाइक चाइना, उसका यानी कि जो मेजर ऑयल की प्रोडक्शन है वहाँ से आ रही है, वो उसकी सप्लाई लाइन अनइंटरप्टेड चलती रहेगी, तो वो भी आपके साथ खड़ा रहेगा। तीसरी चीज़ यह है कि ईरान का जो क्या है मोर देन 80% जो कि क्रूड ऑयल है वो चाइना को एक्सपोर्ट होता है। आपका भी जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है। अगर आप इन ममालिक के सब के मफादात को भी साथ लेके चलेंगे, आपने जो आपका जो स्टांस है जिस पे आपको इतना ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रही है, चाहे चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान देख लें, हर फोरम पे, दुनिया के हर फोरम पे खड़ा होकर कहता है हम उन चंद ममालिक में हैं जिन्होंने खामेनी के रहमतुल्लाह की क्या कहते हैं कि उनकी शहादत पे हमने अफसोस किया खुल्लम खुल्ला। हमने उनके नेगा खामेनी को हमने वेलकम भी किया, हमने कंडेम भी किया इसराइल को और यूएसए को। मगर हम ये भी चाहते हैं कि खित्ते में अमन रहे और खित्ते में जंग ना जी बिल्कुल शकील आबिद साहब, हम अपना यकीनन जो ये सब अपनी जगह, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपनी जगह, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है और वो हमारे यहाँ भी महसूस किया जाने लगा है अब तो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की सूरत में एक आम आदमी ज़ाहिर है बड़ा तंग है, फिर हम इस ट्रेड डेफिसिट की सूरत में, करंट अकाउंट डेफिसिट की सूरत में भी ये भुगतेंगे, फिर एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग है उस सूरत में भी एक्सटर्नल डेट बर्डन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर IMF का प्रोग्राम एक बहुत बड़ा स्टेक है हमारा, अभी तो स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है उस वो जो है उस लिहाज से भी अभी तक जो कोई मस्बत खबरें नहीं आ रही हैं। तो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट और हिट है उसको हम समेत रीजन कितनी देर तक रेजिस्ट करने की कैपेसिटी रखता है सर? देखें, हम जो IMF की बात करते हैं या आप अभी जो किसके इम्पैक्ट की बात करते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट के साथ साथ हमें फूड इम्पैक्ट की भी बात करनी है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ यूरिया आता है कि जो यूरिया खाद बनती है या फास्फोरस आता है, जिस तरह की चीज़ें आती हैं वो खाद में इस्तेमाल होती हैं। जब खाद नहीं मिलेगी, फर्टिलाइजर्स नहीं मिलेंगी एग्रीकल्चर को, तो आपकी प्रोडक्शन जाएगी और आपका एक साइकिल जो है कि एग्रीकल्चर प्राइसेस का वो आसमान को छुएगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, हमें इसमें थोड़े अरसे में हमें फूड इम्पैक्ट की भी नज़र आनी शुरू होगी। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया की वार शुरू हुई थी उसके बाद भी फूड प्राइसेस किस तरह बेतहाशा बढ़ी थी। उससे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आने का अब ख़तरा है कि जो वार चल रही है रीजन में। तो हमें सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे नहीं, हमें इसके यानी कि फूड के इम्पैक्ट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। या आप इकोनॉमिक हिट की बात करते हैं, देखें हर मुल्क वो जो उसकी किटी होती है, उसके रिजर्व्स होते हैं, वो डिटरमिन करते हैं कि हम कहाँ तक इसके यानी कि शॉक को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी हम अपने फॉरेन रिजर्व की बात करें या हमारी यानी कि क्या कहते हैं कि अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि हमारे रिजर्व कम है। मगर एक चीज़ है कि जो हमें बहुत ज़्यादा एज देती है बाकी ममालिक के हिसाब से, वो है हमारी प्रोडक्शन सेक्टर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन की कैपेसिटी। अगर हम उसको जेन्युइन तरीके से बढ़ा दें, जेन्युइन तरीके की मैं बात कर रहा हूँ कि ये नहीं है कि जिस तरह हम फार्मर के साथ अभी कर रहे हैं उसको तो हम मारने की कोशिश कर रहे हैं फार्मर को, उसका तरफ बढ़ा दें, उसको पूरा फैसिलिटेट करके, तो शायद हम इस इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी सस्टेन कर जाएं और हम फूड का जो इम्पैक्ट है उसको तो बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं अगर हमारी पॉलिसी अभी से इस पर काम करना शुरू कर दें। क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होती है या फूड प्रोडक्शन वो कोई 10-15 दिन की काम नहीं होती है, वो पूरा साइकिल होता है सीज़न का, उसमें प्रोड्यूस हो रही होती है। तो जी मैं इसी पे आ रहा हूँ, ये तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अभी तो हमें क्राइसिस मैनेजमेंट करनी है, ये डैमेज कंट्रोल करना है, उसका क्या तरीका है? देखिए अभी डैमेज हमारा बड़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। हमने क्या किया, हमने अभी अपनी जो ऑयल की जो फैसिलिटी है, जैसे सऊदीया से जो हमारा मेजर हमारा पार्टनर है वहाँ से हमें आ चुकी है। इस तरह हम आज़रबाईजान से भी बात कर रहे थे, अभी भी हम जो सऊदीया ने यकीन दिलाया कि हमारी वहाँ से आएगी। बल्कि मैं तो ये खबरें भी पढ़ रहा था कि ईरान भी हमारे साथ ये कह रहा है कि हमारा जो कि उधर से जो सप्लाई आती है तो वो उसको अनइंटरप्टेड आने देंगे पाकिस्तान में। मुझे इसके बाद कंफर्मेशन नहीं है मगर मैं ये पढ़ रहा था किसी पर कि इस पाकिस्तान को भी इन्होंने दी हुई है। तो हमारी जो कि मेजर शॉक है, जो इकोनॉमिक शॉक दुनिया पे आने की बात करते हैं ऑयल प्राइसेस का, उसमें थोड़ा सा तो हमारे आगे है। मगर मुझे लगता है कि जो हम ये सप्लाई कंटिन्यू रही हमारी, तो वो हो सकता है कि शॉक हम पे कम हो, कि यानी कि वो ज़ाहिर बात है जहाँ शॉर्टेज होगी तब होगी ना, एक चीज़। दूसरा अब हमें देखना पड़ेगा कि जो हमें सप्लाई आ रही है कि
क्या ये हमारे के जो कि ओल्ड नेगोशिएटेड रेट पे आ रही है कि या जो अभी रेट चल रहे हैं, मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि $100 से ऊपर हो गया, ये वन को कहते हैं कि $200 तक भी जा सकता है। ये डिटरमिन करेगा क्या हमारी जो सप्लाई चेन है, जो सप्लाई ऑयल की, क्या हमारे ओल्ड नेगोशिएटेड रेट्स पे आएगी या हमें न्यू पे आएगी। अगर न्यू नेगोशिएटेड रेट पे आएगी तो इसका हमारे यानी कि कहते हैं कि महंगाई का तूफान बदतमीज़ी आएगा। बदतमीज़ी में जानबूझ के लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा होगा जिसके हमें फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो तब हो सकता है ये हमें, मगर इसका वेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट का स्टेटमेंट का कि मिनिस्टर कंसर्न तो ये कह रहे हैं कि सप्लाई नहीं रुकेगी, सप्लाई आती रहेगी, लेकिन नेचुरली हमें जो प्राइसेस है वो बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, प्राइसेस कहाँ तक बढ़ानी पड़ेंगी, मैं वही बात कर रहा हूँ ना। हमें देखना पड़ेगा क्या हमें जो सप्लाई आ रही है वो ओल्ड नेगोशिएटेड रेट पे आ रही है या जो कि नई डायनामिक्स में डेवलप हो रही हैं या डेवलप होंगी उस हिसाब से वो रेट हमें चार्ज होता है, वो डिटरमिन करेंगी। यहाँ पर ये भी है कि बड़ी अहम चीज़ है कि जो हम बोल रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान का जो रोल है सऊदी अरब के लिए या ईरान के लिए, वो भी बड़ा अहम रोल अदा करेगा कि हमारी जो सप्लाई चेन है कि वो किस रेट पे आ रही है। क्योंकि जारी बात है कि जब आप किसके साथ खड़े होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट ज़रूर होता है ना। तो अब हम देखें हमारा जो मेजर चैलेंज है ना, जो बात कर रहे हैं, शायद इन सप्लाई के चैलेंजेस से हम गुजर जाएं। हमें IMF और इंटरनेशनल मालियाती अदारों की तरफ से चैलेंज आने का बहुत बड़ा ख़तरा है। उसकी वजह यह है कि जो कि देखिए IMF जो है या वर्ल्ड बैंक है, वहाँ पर USA की वीटो पावर है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मेजर डिसीजन करने के लिए आपको 85% वोट चाहिए होते हैं। एक अदारे में USA के पास 15.5% वोट है, दूसरे में मोर देन 16% है, यानी कि पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तो 85% वोट नहीं बनता। वहाँ पर जारी बात है हम अमेरिका को भी कंडेम कर रहे हैं, हम ईरान के साथ भी खड़े हैं। उनकी जो लॉबीज़ हैं या इसराइल की जो लॉबीज़ हैं वो इस चीज़ को तो पसंद नहीं कर रही होंगी। वो अब जारी बात है कि वो अपने इंटरनेशनल जो मालियाती अदारे हैं उनके थ्रू हमें प्रेशराइज़ करने की बात करेंगी, उनके थ्रू हमें प्रेशराइज़ करेंगी कि ना इनका जो कि IMF का प्रोग्राम और टाइटन कर दो या इससे विड्रा कर दो या कोई बहाना बना दो। वो होगा फिर हम देखेंगे कि जिन ममालिक के साथ खड़े हम हो रहे हैं इस वक्त, क्या वो हमारे साथ पे खड़े होते हैं इस सिचुएशन में। ये बड़ा एक डिटरमिनेंट फैक्टर होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम पे इंडिया ने हमला किया था तो हमारे कुछ दोस्त ममालिक जो थे वो हमारे साथ खड़े नहीं हुए थे, वो जाके ईरान में महादे कर रहे थे, तो सॉरी उधर इंडिया में जाके महादे कर रहे थे। तो हमें ये फिर देखना पड़ेगा कि हमारे दोस्त हमारे साथ कहाँ तक खड़े होते हैं। मुझे जो लगता है हमारा जो मेजर चैलेंज इमर्ज होगा हमारे लिए, वो इंटरनेशनल मालियाती अदारों की तरफ से होगा। ठीक, एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट शकील रामे साहब। आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।